नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम बलविंदर है। तो चलिए अब ये कहानी बलविंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलविंदर है और मैं पंजाब के पटियाला शहर का रहने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बार, जब आप छोटे थे या फिर आज भी जिस भी अवस्था में आप हो, उस टाइम पर आप लोग अपने घर वालों से या अपने अगल बगल में रहने वाले लोगों से ये बात जरूर सुनते होंगे, या फिर आपने पहले भी ये बात बहुत बार सुनी होगी कि जब किसी इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसकी मौत अभी कुछ ही पल में होने वाली है या वो थोड़ी ही देर में मरने वाला है, और फिर उसकी मौत हो भी जाती है, तो अचानक से किसी हादसे में पलक झपकते ही किसी जगह पर अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है और मरने से पहले अगर वो इंसान किसी चीज के सपने देख रहा था या फिर उसकी कोई इच्छा अधूरी थी, तो ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर किसी हादसे में उस इंसान की जान चली जाती है, तो फिर उसी जगह पर उस इंसान की आत्मा भटकने लगती है और कहीं ना कहीं मरने के बाद वो अपने साथ हुए उस हादसे का बदला निर्दोष लोगों से निकालने लगती है। उस जगह से गुजरने वाले लोगों को वो अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाने लगती है और धीरे धीरे जो इंसान एक बहुत अच्छा हुआ करता था, उसी की आत्मा एक शैतान का रूप ले लेती है, क्योंकि उसको मरने के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ जो कुछ भी हुआ था या फिर जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी और मरने के दौरान जिस तरीके से वो तड़प तड़प कर मरा था, वैसे मरने में कहीं ना कहीं वो सभी लोगों को ही कसूरवार मान लेता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं किसी जगह पर अगर कोई सड़क हादसा हो जाता है जिसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है, तो फिर धीरे धीरे उस सड़क के बिल्कुल उसी पॉइंट पर साल में लगभग 8 से 10 एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और उनमें हर एक एक्सीडेंट में कम से कम एक इंसान की जान तो जाती ही है। कभी आप लोगों ने इन सब चीजों के ऊपर गौर किया है कि ऐसा उन जगहों पर क्यों होता है या फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कभी कभार कुछ कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनके होने का वहां पर कोई चांस ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पर वो एक्सीडेंट हो जाते हैं और होते भी इतने भयानक रूप से हैं कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि यह हादसा यहां पर कैसे हुआ। तो आज की जो ये कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मेरी ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इसी तरह के एक हादसे से जुड़ी हुई है, जिसके चलते मेरे साथ एक रात वो भयानक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। आप लोग भी अगर इस कहानी को पूरा अंत तक सुनोगे तो आपको भी एहसास होगा कि आप जिस जगह पर रहते हो उसके अगल बगल में ही आपके पास में भी बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जो जगह कहीं ना कहीं मेरी इस कहानी से रिलेट करती हैं, और उन जगहों पर आपको रात के वक्त या बेवक्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसी जगहों पर किसी इंसान का गलत टाइम पर अकेले जाना या वहां से गुजरना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। उस वक्त मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग यही कोई 7 से 8 साल का वक्त हुआ था, यानी कि आज तक मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 18 साल का अनुभव हो चुका है। लेकिन उस टाइम पर तो क्योंकि 7 से 8 साल ही हुए थे, तो उस दौरान मेरे से बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाया करती थी जिनको शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर अब तक मेरे साथ कई बार बहुत से ऐसे वाकये हो चुके हैं जिनकी वजह से मुझे इन सब चीजों की अब बहुत ज्यादा समझ आ गई है, और अब जब कभी भी मैं रात के वक्त सफर तय करता हूं तो मैं इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कब तक कहानी को यूं ही गोल गोल जलेबी की तरह इधर उधर घुमाता रहूंगा और आखिर कहानी पर कब आऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा आपको उस पॉइंट पर लेकर चलता हूं जिस पॉइंट से इस डरावनी कहानी की शुरुआत हुई थी। दरअसल आज से 10 साल पहले मैं मेरे शहर पटियाला से जम्मू जाया करता था, क्योंकि वहां से मैं मेरे ट्रक में सेब भरकर लाता था
और फिर पटियाला शहर में लाकर उनको अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जरिए जहां कहीं भी फैक्ट्री में या फिर गोदाम में पहुंचाना होता था वहां पहुंचा देता था। जिस वक्त मैं ये काम करता था उस टाइम पर मेरे साथ एक बंशी नाम का खलासी भी रहता था। तो वो लगभग बरसात के मौसम की बात है। जुलाई के महीने के अंत में हम लोग उस महीने की आखिरी ट्रिप के लिए निकले थे और शायद वो तारीख भी 25 जुलाई के आसपास की ही थी। उस दिन हम लोग शाम के लगभग 7 बजे के आसपास मेरे घर से रवाना हो गए थे। जब हम घर से रवाना हुए तो घर से निकलते वक्त मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि इस बार वाली ट्रिप को थोड़ा जल्दी ही पूरा करके आ जाना, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और मुझे मेरे भाई के घर राखी बांधने के लिए भी जाना है। लेकिन उस चीज में आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले 3 साल से कभी भी रक्षाबंधन पर मेरे साथ मेरे मायके नहीं गए हों, हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हो। अब इस बार जब बीवी ने यह बात बोली तो मैं सोचता हूं कि उसका भी कहना ठीक है। इंसान को हमेशा काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा बहुत रिश्तों को भी वक्त देना चाहिए। तो उसके ऐसा कहने पर मैंने उससे कह दिया था कि ठीक है, मैं रक्षाबंधन से पहले पहले इस ट्रिप को कंप्लीट करके वापस लौट आऊंगा। अब जिस दिन हम लोग घर से निकले थे उसी दिन हमारे घर से निकलने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों को पटियाला से जम्मू के लिए जाना था, तो ऐसे में रास्ता काफी ज्यादा लंबा होने वाला था। लेकिन जिस शाम को हम लोग हमारे घर से निकले थे उस शाम को तो मेरी बीवी ने मेरे लिए और मेरे खलासी बंशी के लिए खाना बनाकर दे दिया था और उससे वो टिफिन लेकर हम दोनों निकल गए थे। लेकिन जिस वक्त हम लोग उस ट्रिप के लिए निकले थे उस वक्त हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शायद ये ट्रिप हमारी जिंदगी की आखिरी ट्रिप भी हो सकती है, क्योंकि आगे चलकर हमारे साथ उस ट्रिप पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए पिछले 7 सालों में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन इस बार वास्तव में जो कुछ भी हमारे साथ होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। उस दिन जो बारिश शाम के वक्त स्टार्ट हुई थी वो पूरी रात तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन वो एक रिमझिम और मूसलाधार बारिश थी जिसकी वजह से हम लोगों को सफर तय करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी और हम उसी बारिश में अपने ट्रक को चलाते हुए सीधे हाईवे से निकलते जा रहे थे। लेकिन अब जो दिक्कत थी वो हाईवे पर सफर करने के दौरान तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं हुई थी, पर आगे जाकर हम लोगों को जहां से जम्मू के लिए रास्ता पकड़ना था वहां से उस हाईवे को छोड़कर एक सिंगल सड़क से होकर निकलना था, जो कि एक छोटे से पहाड़ी गांव के बीच से होकर निकलती थी। जब हम लोग उस रास्ते पर निकले तो सुबह के लगभग 10 बजे का टाइम हो चुका था, यानी कि हमने पिछली शाम से सुबह के 10 बजे तक लगातार ट्रक चला लिया था। हालांकि इतने लंबे सफर में मैंने अकेले ही ट्रक नहीं चलाया था, बल्कि जो मेरे साथ मेरा खलासी बंशी था उसने भी बीच में लगभग 2 से 3 घंटे तक ट्रक चलाया था, क्योंकि उसको भी ट्रक अच्छा खासा चलाना आता था। लेकिन फिर भी कहीं पर उसको ट्रक ड्राइविंग का काम नहीं मिल रहा था और इसके साथ ही उसका जो खलासी का काम करने का सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जब कभी भी मैंने उसके लिए कही पर ट्रक ड्राइविंग के काम के लिए बात करने की कोशिश की तो वो हमेशा ही मुझे इस चीज के लिए मना कर देता था, क्योंकि उसका ये कहना था कि मुझे रात के वक्त सफर करने में बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर कभी कहीं पर मुझे अकेले ही किसी माल की लोडिंग के लिए जाना पड़ गया और रात के वक्त सफर तय करना पड़ गया तो मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग ये समझ सकते हैं कि बंशी काफी ज्यादा डरपोक था। बस वो जब मेरे साथ रहता था तभी बड़ी बड़ी डींग हाँकता था, लेकिन मैं जानता था कि वास्तव में वो अंदर से इस मामले में कितना डरपोक है। अब क्योंकि हम लोगों को ट्रक चलाते हुए लगातार इतना लंबा समय हो गया था तो सुबह के 10 बजे तक तो हमें थोड़ी चाय की तलब भी लग गई थी। इसी वजह से जिस पहाड़ी के बगल से हम लोग गुजर रहे थे वहां से गुजरते वक्त हम लोगों को उस सड़क के बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई देती है, तो हम लोग वहीं पर अपने ट्रक को रोककर चाय पीने लगते हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोग वहां पर चाय पी रहे थे उसी दौरान हम लोगों को एक चीज पता चलती है कि आगे की तरफ उस सड़क पर पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक कर ढह गया है, जिसकी वजह से वो सड़क अब आने वाले लगभग 2 से 3 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो ऐसे में अब हम हमारे ट्रक को लेकर भी आगे नहीं जा सकते थे और जिस जगह पर हम लोगों को जाना था उस जगह पर जाने के लिए उस रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब जैसे ही मुझे और बंशी को इस बात का पता चला तो हम दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बात सुनते ही मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार बीवी ने वैसे ही घर पर
जल्दी आने के लिए कहा था और इस प्रॉब्लम को भी इसी ट्रिप पर आना था। यही सोच सोच कर मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन अब जो कुछ भी था वो पूरी तरीके से हमारे हाथ में भी नहीं था। हालांकि पहाड़ के ढहे हुए उस हिस्से को काटकर साइड में लगाने के लिए लोग लगे हुए थे, पर उस चीज को करने में 2 से 3 दिन तक आराम से लगने वाले थे। इस बात का हमें भी अच्छी तरीके से पता था। तो ऐसे में हमारे पास वहां रुककर रास्ते के साफ होने का इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो इसीलिए मैं और बंशी वो पूरा दिन उस चाय की टपरी पर बैठे बैठे ही गुजारते हैं। अब हम लोगों ने वो पूरा दिन तो उस चाय की टपरी पर बैठे बैठे गुजार लिया था, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि रात के वक्त हम लोग सोने के लिए तो ट्रक में सो जाएंगे, लेकिन वहां दूर दूर तक हमें कोई भी ढाबा दिखाई नहीं दे रहा था जहां पर जाकर हम हमारा रात का खाना खा सके। और ना ही इस ट्रिप पर आते वक्त हम लोगों ने हमारे ट्रक के अंदर जो खाना बनाने का सामान था वो अपने साथ लिया था। वैसे तो हम जब कभी भी किसी ट्रिप पर जाते थे तो ट्रक में अपने साथ खाना बनाने का गैस चूल्हा और आटा वगैरह रखते थे, लेकिन इस बार ही हम लोगों ने जल्दी आने के चक्कर में उन सब चीजों में फंसना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हमारी ये ट्रिप लगभग यही कोई 5 से 7 दिन की होने वाली थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि बाकी की ट्रिप की तरह ये ट्रिप इतनी ज्यादा लंबी तो है नहीं, तो हम लोग किसी ढाबे पर रुककर ही खाना खा लेंगे। लेकिन अब तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग उस वक्त फंसे हुए थे उस जगह पर सिर्फ उस एक चाय की टपरी के अलावा और कोई दूसरा खाने का ढाबा था ही नहीं, और ना ही उस चाय की टपरी पर खाने की कोई व्यवस्था थी। वहां पर हम लोगों को सिर्फ चाय और बिस्किट के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब वो पूरा दिन तो हम लोगों ने लगभग 4 से 5 चाय पीकर और कुछ थोड़े बहुत बिस्किट खाकर निकाल लिया था, लेकिन फिर भी शाम होते होते हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे थे, और जो मेरा खलासी बंशी था उससे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि जब मुझे ही इतनी ज्यादा भूख लग रही है तो फिर बंशी का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि उसको तो मेरे साथ काम करते हुए लगभग 7 साल हो गए थे। तो उन 7 सालों में मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरीके से पहचान गया था। इसी वजह से मुझे इस बात का पता था कि बंशी से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर कुछ काम भी होता था तो वो पहले खाना खाता था और उसके बाद में ही उस बचे हुए काम को करता था। तो ऐसे में उस दिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा तो वैसे वैसे उस ढलते हुए दिन को देखकर मैं बंशी से कहता हूं कि यार बंशी, अब हम लोग क्या करें, क्योंकि जितनी दूर हम इस सड़क पर आ गए हैं उतनी दूर अब हम वापस भी नहीं जा सकते, और पिछले लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक हम लोगों को आते टाइम कोई ढाबा भी दिखाई नहीं दिया था। तो ऐसे में अब हम लोगों का वापस जाने का भी कोई फायदा नहीं है। मेरी ये बात सुनकर बंशी मुझसे कहता है कि उस्ताद, इस प्रॉब्लम से निकलने का एक रास्ता तो है, लेकिन उस चीज के लिए हम लोगों को यहां से पैदल ही चलकर जाना होगा। अब जैसे ही बंशी ने यह बात बोली तो मैं उससे कहता हूं कि मैं तेरी बात समझा नहीं। तो मेरे ऐसा कहने पर बंशी कहता है कि उस्ताद, जिस जगह पर इस वक्त हम लोग उस पहाड़ के ढाने की वजह से अटके हुए हैं, यहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पीछे जो एक छोटा सा गांव आया था, उसी गांव में मेरी एक दूर की मौसी रहती है। अब जैसे ही बंशी ने यह बात बोली तो मुझे याद आया कि अक्सर पहले भी जब कभी हम उस सड़क से होते हुए गुजरते थे तो पीछे की तरफ जिस गांव के बारे में वो मुझे बता रहा था, उस गांव के बगल से गुजरते वक्त उसने मुझे कई बार ये बात बताई थी कि इस गांव में उसकी कोई दूर की रिश्तेदार मौसी रहती हैं। अब जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं उससे पूछता हूं कि तो तू क्या चाहता है कि हम लोग यहां से तेरी मौसी के घर जाएं? तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहता है कि हाँ उस्ताद, अब 2 से 3 दिन तक तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भूखे प्यासे पड़े रह नहीं सकते, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से मेरी मौसी के घर निकल लेना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे वैसे भी रात होने वाली है और हमारा यहाँ पर ज्यादा टाइम खराब करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों को निकलने में ज्यादा लेट हो गया तो फिर रात के वक्त इस पहाड़ी नुमा इलाके में पैदल सफर तय करना ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप मेरे साथ अभी की अभी यहाँ से निकल लीजिए। अब ये बात सुनकर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ट्रक था, तो फिर हम लोग वहां पैदल जाने की बात क्यों कर रहे थे। तो आप लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस सड़क पर उस वक्त हम लोग अटके हुए थे, उस सड़क पर ट्रक को वापस घुमाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। यानी कि वो सड़क उस पहाड़ी के बगल में
इतनी सकरी थी कि वहां से सिर्फ अगल बगल से 2 गाड़ियां ही गुजर सकती थी। यानी कि एक गाड़ी जा रही होती थी तो सामने की तरफ से सिर्फ दूसरी गाड़ी आ सकती थी। उसके बिल्कुल किनारे पर लगभग 100 से 150 फीट गहरी खाई थी, तो ऐसे में वहां पर ट्रक को घुमाने से काफी ज्यादा खतरा था। साथ ही हमारी तरह ही जो भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरते थे, उन लोगों के ट्रकों की भी वहां पर शाम होते होते लाइन लग गई थी। क्योंकि रास्ता बंद था तो हमारी तरह ही बाकी के लोगों को भी वहीं पर रुकना पड़ा था। लेकिन वो सभी लोग तो अपने अपने ट्रक में खाना बनाने का सामान रखे हुए थे, जिसकी वजह से जैसे ही दिन ढलने लगा तो वो अपना अपना सामान निकाल कर खाना बनाने लगे थे। अब मेरी ये बात सुनकर फिर से आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि इतनी दूर पैदल चलकर जाने के बजाय हमने वहां पर किसी ट्रक ड्राइवर से ही खाने के लिए बात क्यों नहीं की। अगर जरूरत पड़ती तो हम लोग पैसे देकर भी तो किसी ट्रक ड्राइवर से खाना बनवा कर खा सकते थे। तो इस चीज के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बात उस वक्त हमारे दिमाग में भी आई थी और हमने 1-2 ट्रक ड्राइवरों से इस बारे में पूछा भी था। लेकिन जिससे भी हमने बात की उन्होंने हमें इस चीज के लिए मना ही किया था, क्योंकि उनके पास जो राशन था वो बहुत कम था। एक ट्रक ड्राइवर से जब हमने जाकर बात की तो उसने हमसे कहा कि उस्ताद, मेरे पास अपने लिए सिर्फ 2 से 3 टाइम खाना बनाने का ही राशन है। अब ऐसे में अगर मैं आप लोगों को भी अपने साथ खाना खिलाऊंगा तो उस पूरे के पूरे राशन को मुझे एक टाइम में ही बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक टाइम में खाना बनाकर तो खिला दूंगा, लेकिन फिर जब तक ये रास्ता खुलेगा तब तक दोबारा से खाना बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अब जैसे ही उसने ये बात कही तो फिर हम लोगों ने किसी और से कुछ ज्यादा पूछना ठीक भी नहीं समझा और शाम के लगभग 5 बजे के आसपास में ही हम उस चाय वाले से 2-4 बिस्किट के पैकेट लेकर उस रास्ते पर पीछे की तरफ निकल गए थे। लेकिन निकलते वक्त हमने हमारे ट्रक के बिल्कुल जस्ट पीछे जिस ट्रक वाले का ट्रक खड़ा हुआ था उसको अपने मोबाइल नंबर दे दिए थे और उससे कहा था कि जैसे ही रास्ता साफ होता हुआ दिखे तो तुम हमें फोन करके बता देना, ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाए। लेकिन हमें वहां से जाते वक्त इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि आने वाले 2 दिन तो इस रास्ते को साफ करने में लगने ही वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग 2 दिन तक अब बंशी की वो जो दूर की मौसी थी उसी के घर पर रुकने वाले थे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जिस वक्त हम लोग वहां से रवाना हुए थे उस वक्त शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन उस टाइम पर बारिश नहीं आ रही थी। बारिश को रुके हुए अब पूरा दिन हो गया था। सुबह 10 बजे जिस वक्त हम लोग उस चाय की दुकान पर रुके थे उस वक्त से लेकर अब तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। लेकिन जैसे ही हम लोग उस जगह से निकले तो वहां से निकलने के लगभग आधे घंटे बाद ही आसमान में धीरे धीरे काले बादल छाने लगे थे और बादलों के गरजने की भी हल्की हल्की आवाज मुझे सुनाई देने लगी थी। उस चीज को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मौसम बहुत जल्द खराब होने वाला है और हो सकता है कि हम बंशी की मौसी के घर पर पहुंचे उससे पहले ही बारिश भी आ जाए। इसी वजह से मैं रास्ते में चलते वक्त बंशी से कहता हूं कि यार हम लोगों को थोड़ा और तेज तेज चलना चाहिए, क्योंकि लगता है शायद जल्द ही बारिश आने वाली है। और अगर एक बार तेरी मौसी के घर पहुंचने से पहले ही बारिश आ गई तो हम लोग तो इस पहाड़ी नुमा सुनसान रास्ते पर ही फंस जाएंगे। यहाँ पर ना ही हम लोगों के पास अपने आप को बारिश से बचाने का कुछ जुगाड़ है और ना ही इस पूरी सड़क पर उस गांव के आने से पहले कोई दूसरी ऐसी जगह आने वाली है जहां पर रुककर हम लोग अपने आप को बारिश से बचा सकें। तो मेरे ऐसा कहते ही बंशी मुझसे कहता है कि उस्ताद आप टेंशन मत लो, जल्द ही वो गांव आने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग बारिश के आने से पहले पहले ही वहां तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बंशी था वो सिर्फ डरपोक ही नहीं था बल्कि थोड़ा दिमाग से भी पैदल था, क्योंकि जब हम वहां से चले थे तो उसने मुझे बताया था कि उसकी मौसी का वो जो गांव है वो वहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। हालांकि मैं ये चीज जानता था कि 4 से 5 किलोमीटर दूर होना भी काफी ज्यादा दूर था, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास 2 दिनों तक वहां भूखे प्यासे पड़े रहने के बजाय वो रास्ता तय करना ही बेहतर था। इसीलिए मैं उसके साथ इतनी दूर निकल आया था। लेकिन हम लोगों को उस रास्ते पर चलते चलते पूरे 2 घंटे हो चुके थे और अब हल्की हल्की बारिश की बूंदें में गिरने लगी थी, लेकिन फिर भी दूर दूर तक उसकी उस मौसी के गांव का कोई भी नामो निशान नहीं था। और उन 2 घंटों के दौरान हम लोगों ने लगभग 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय भी कर लिया था, क्योंकि हम काफी तेज तेज चलते जा रहे थे। फिर इसके बाद कुछ ही देर में हम लोगों ने
पूरे 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था और उस टाइम तक शाम के 7 बज चुके थे। अब जैसे ही शाम के 7 बजे तो धीरे धीरे जो सूरज था वो पहाड़ियों के पीछे छुप गया था और अब उस रास्ते पर अंधेरा पसरने लगा था। इसके साथ ही जैसे ही अंधेरा पसरने लगा तो अगल बगल से जो जंगली जानवर थे उनकी अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी, क्योंकि जिस सड़क पर उस वक्त हम लोग चल रहे थे उस सड़क के एक तरफ तो काफी ऊंची पहाड़ी थी जिस पर काफी लंबे लंबे और कटीली झाड़ियों वाले पेड़ थे और उसके एक तरफ काफी गहरी खाई थी जिसमें बिल्कुल उसी तरह के पेड़ उगे हुए थे। यानी कि आप उसको कुल मिलाकर एक पहाड़ी नुमा जंगली इलाका समझ सकते हैं। उस जगह पर पहाड़ी को काटकर वो सड़क बनाई गई थी जिस पर उस वक्त हम दोनों चल रहे थे। लेकिन अब चलते चलते मेरे पैर काफी ज्यादा थक चुके थे और मेरे में अब थोड़ा बहुत भी आगे चलने की हिम्मत नहीं बची थी। इसी वजह से मैं थोड़ा सा बंशी के ऊपर गुस्सा होते हुए उससे कहता हूं कि तुझे जब किसी चीज का अता पता ना हो तो तू ऐसे ही किसी भी बात को मत बोला कर। यहां से दूर दूर तक भी किसी गांव का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही यहां पर किसी गांव का कोई बोर्ड लगा हुआ है जिसको देखकर हम लोग ये अंदाजा लगा पाए कि आने वाला गांव यहां से कितनी दूर है। और ऊपर से अंधेरा भी हो गया है। लगता है थोड़ी देर में ये बारिश की बूंदें भी काफी तेज गिरने वाली हैं और बारिश आने वाली है। अब तू ही बता कि ऐसे वक्त पर हम यहाँ क्या करेंगे, और अगर कहीं से किसी जंगली जानवर ने आकर हमारे ऊपर हमला कर दिया तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अपने आप को बचाने का कोई हथियार भी नहीं है। अब मेरे द्वारा काफी ज्यादा डांटने पर बंशी चुप हो जाता है और वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन मुझे भी इस बात का पता था कि अब इसके ऊपर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हम लोगों को थोड़ा और जल्दी आगे चलते रहना होगा ताकि हम जल्द से जल्द उस गांव तक पहुंच सके जिस गांव में इसकी मौसी का घर है। अभी हम उस सड़क पर काफी तेज तेज चलते चलते जा ही रहे थे और सामने की सड़क पर पूरी तरीके से अंधेरा पसरा हुआ था कि तभी हमें उस सड़क पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। दूर से देखने पर तो मुझे लगा कि जैसे वो कोई सड़क के बगल में छोटा सा पेड़ है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके करीब जाते गए वैसे वैसे ही मुझे दिखाई दिया कि वो कोई पेड़ नहीं था, बल्कि वो तो एक औरत थी जो कि वहां पर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने उस औरत को वहां खड़ा हुआ देखा तो मैं मेरे मन ही मन में बंशी से कुछ बिना बोले ही सोचता हूं कि आखिर इस सुनसान सड़क पर इस वक्त ये औरत क्या कर रही है, और वो भी ऐसे मौसम में। लेकिन शायद तभी मेरे साथ साथ ही बंशी की नजर भी उसके ऊपर पड़ गई थी। इसी वजह से चलते चलते ही वो अचानक से रुक जाता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहता है कि उस्ताद, आपको उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई वो औरत दिख रही है। तो मैं उससे कहता हूं कि हाँ, दिख तो मुझे भी रही है, पर तू उसको देखकर इतना ज्यादा डर क्यों रहा है। तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहता है कि मैंने सुना है कि कई बार ऐसे सुनसान रास्तों पर किसी बड़े पेड़ के नीचे अक्सर चुड़ैल और डायन ही रहती हैं। तो कहीं ये कोई डायन या फिर चुड़ैल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आसपास दूर दूर तक हमें मौसी का गांव भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कोई दूसरा गांव है। तो फिर ये औरत यहाँ अकेली खड़ी खड़ी किसका इंतजार कर रही है। अब जैसे ही उसने मुझसे ये बात बोली तो मैं उससे कहता हूं कि यार, इस बारे में तो उसके पास जाकर बातचीत करेंगे, तभी पता चलेगा कि वो यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं। मेरे इतना कहते ही बंशी मुझसे कहता है कि नहीं उस्ताद, हम उसके पास नहीं जाएंगे। अपन ऐसा करते हैं कि अपन यहाँ से वापस अपने ट्रक की तरफ ही चलते हैं। उसके ऐसा कहते ही मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं उससे कहता हूं कि बंशी, तेरा दिमाग तो ठीक है। पहले से ही तू मुझे इतनी दूर यहाँ पैदल चलाते हुए लेकर आ गया है और अब तू कह रहा है कि हम वापस ट्रक की तरफ चले जाएं। अगर पूरी रात चलते रहेंगे तो भी ट्रक के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आते वक्त तो हम लोग काफी तेज तेज चलते आ रहे थे, पर अब मेरे में दोबारा से उतना ही तेज चलते हुए वापस ट्रक की तरफ जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उससे ये बात कहकर उससे अपना हाथ छुड़ाकर मैं आगे चलने लगता हूं। मेरे को उस औरत की तरफ चलता हुआ देखकर बंशी भी धीरे धीरे मेरे पीछे ही आने लगता है। अब वो औरत हमारे से लगभग यही कोई 100 से 150 मीटर की दूरी पर थी। फिर कुछ ही देर में मैं चलते चलते उसके पास पहुंच गया था, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता गया वैसे वैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो तो एक जवान लड़की थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इसके साथ ही उसने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी
और उस लाल रंग की साड़ी में आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदों की वजह से उसका जो गदराया हुआ बदन था वो काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। लेकिन उस वक्त मैं उसकी उस जवानी की तरफ नजरें न दौड़ाकर सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देखता हूं। लेकिन चेहरे की तरफ देखने पर भी जैसे ही मैंने उसकी नजरों से नजरें मिलाई तो उसकी आंखों में देखने पर भी एक अजीब सा सम्मोहन था। मन कर रहा था कि मैं उसकी तरफ देखता ही रहूं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए उससे पूछा कि अरे बहन जी, आप कौन हो और रात के इस वक्त यहां क्या कर रही हो? मौसम तो काफी ज्यादा खराब हो रखा है, तो आप अपने घर पर जाने के बजाय यहां खड़ी खड़ी बारिश में भीग क्यों रही हो? अब जैसे ही मैंने उस जवान लड़की से ये बात बोली, जो कि वहां पर उस वक्त एक लाल रंग की साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी, तो मेरे ऐसा बोलते ही वो लड़की जब अपना मुंह खोलती है और मेरी इस बात का जवाब देती है, तो उसकी आवाज को सुनकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं। क्योंकि वो लड़की दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी, उसकी आवाज उतनी ही ज्यादा अजीब थी। उसकी आवाज को सुनकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की की आवाज ऐसी हो सकती है। यानी कि जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो वो किसी आदमी की तरह की एक बहुत भारी आवाज में बोल रही थी। उसने मेरी इस बात का जवाब देते हुए मुझसे कहा कि मेरा घर यहां से थोड़ी दूर पास में ही है। इस बरगद के पेड़ के बगल से नीचे की तरफ होते हुए खाई में ये जो पगडंडी जा रही है, यहां से आगे जाने पर यही थोड़ी दूर ही मेरा गांव है। लेकिन मेरा जो भाई है वो हमारे घर का कुछ सामान लाने के लिए गया हुआ था और रात के इस वक्त तक भी वो नहीं लौटा है। हमेशा वो शाम के 5 से 6 बजे तक वापस घर लौट आता था, लेकिन आज तो 8 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और अब तक भी वो नहीं आया है। घर पर मेरी माँ बीमार पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो सामान के साथ साथ उनकी दवाई लाने भी गया था। मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इसी वजह से मैं यहाँ सड़क पर जाकर उसके आने का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि वो भी उम्र में काफी ज्यादा छोटा है। अंधेरे से उसको बहुत डर लगता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आगे जाकर उसको वापस आते टाइम अपने साथ ले आऊंगी। लेकिन मेरे को यहाँ खड़े हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, पर अब तक भी वो वापस नहीं आया है। जिस वक्त वो लड़की हमारे से ये बात कह रही थी, उस वक्त मुझसे वो बात कहते टाइम वो बंशी की तरफ बड़े ही गौर से देख रही थी। यानी कि मेरे पूछने पर वो जवाब तो मुझे ही दे रही थी, लेकिन मेरे को उस बात का जवाब देते टाइम वो बंशी की तरफ बड़े ही गौर से टकटकी लगाए हुए देख रही थी। उस वक्त बंशी मेरे कंधे के पीछे हल्का सा छुपा हुआ था और तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देख रहा था। लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे से किसी के सर करते हुए चलने के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे की तरफ से आ रहा है। अब जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं और मेरे साथ साथ बंशी भी पीछे की तरफ पलट कर देखता है। जैसे ही हम दोनों एक साथ पीछे देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दूर अंधेरे में से एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में एक थैला लिए हुए आ रहा था, जिसने अपने घुटनों तक का आधा पेंट पहन रखा था और ऊपर की तरफ एक ऊन की स्वेटर पहन रखी थी। पैरों में टूटी हुई चप्पल थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो करीब आया तो उसको आता देखकर वो लड़की हम दोनों से कहती है कि वो देखो, वो आ गया मेरा भाई। अब जैसे ही उसने ये बात बोली तो मैं उससे पूछता हूं कि ये जो तिमीरपुर गांव है ये यहां से कितनी दूर पड़ेगा? अब मैंने उससे ये बात इसीलिए पूछी थी क्योंकि रास्ते में चलते वक्त बंशी ने मुझे बताया था कि उसकी मौसी का जो गांव है उसका नाम तिमीरपुर है। अब जब मैंने उससे ये बात पूछी तो वो लड़की मुझसे कहती है कि मेरे गांव का नाम ही तो तिमीरपुर है और ये इस बरगद के पेड़ के नीचे से होते हुए जो खाई में रास्ता उतर रहा है यही तिमीरपुर गांव के लिए जाता है। अगर आप लोगों को वहीं चलना है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। जब तक उसने ये बात बोली तब तक उसका वो भाई भी वहां पर आ पहुंचा था, पर जैसे ही वो वहां आया तो उसने वहां आते ही एक ऐसी बात बोली जिसको सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। दरअसल वो वहां आते ही बोलता है कि अरे वाह दीदी, आज तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। अभी उस लड़के ने इतना बोला ही था कि तभी वो लड़की झट से अपने हाथ की एक उंगली को अपने होठों पर रखकर उसको चुप रहने का इशारा करती है। इसके साथ ही वो सीस करके एक अजीब सी आवाज भी अपने मुंह से निकालती है। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद उसने अपने भाई को चुप रहने के लिए इस तरह से अपने मुंह से आवाज निकाली है। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए अपनी उन नशीली आंखों से मुझे उस खाई में नीचे की तरफ चलने का इशारा करती है। जैसे ही उसने मुझे ये इशारा किया तो मैं उससे कहता हूं कि
आप आगे आगे चलो, हम दोनों आपके पीछे आते हैं। अब मेरे ऐसा कहते ही वो उस खाई में नीचे उतरकर चलने लगती है और उसके पीछे पीछे मैं भी चलने लगता हूं। उस वक्त वो लड़की सबसे आगे चल रही थी। बीच में मैं और बंशी चल रहे थे और हमारे पीछे उस लड़की का जो भाई था वो चल रहा था। चलते वक्त मैंने एक चीज नोटिस की कि उस लड़की ने अपने शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं पहन रखा था, यानी कि ना ही तो बाकी की लड़कियों की तरह उसने अपने कानों में कुछ पहन रखा था, ना ही कुछ नाक में पहन रखा था, और ना ही उसने अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी। वो बिल्कुल किसी विधवा की तरह लग रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद अभी इसकी कोई मंगली नहीं हुई है, इसी वजह से ये लड़की कुछ भी नहीं पहनती है। लेकिन फिर जब मैंने उसके चलते हुए कदमों के साथ किसी भी पायल की आवाज नहीं सुनी, तो मैंने सोचा कि बाकी की तरह ही क्या इस लड़की ने पैरों में पायल भी नहीं पहन रखी है। यही बात सोचते हुए जैसे ही मैं उसके पैरों की तरफ नजरें दौड़ाता हूं, तो उसके पैरों की तरफ देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरा दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। इसके साथ ही उसके पीछे चलते वक्त अब मेरे सिर से पसीना टपक कर कान की कनपटी से होते हुए मेरे गले तक जाने लगा था और डर के मारे मेरा गला पूरी तरीके से सूख गया था। चलते वक्त मैं कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। इसके साथ ही मैं बार बार अपना ही थूक निगले जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जैसे ही मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसको देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। उस वक्त जब मैं और बंशी उस लड़की के पीछे पीछे बंशी की मौसी के गांव की तरफ जा रहे थे, तो उसके पीछे जाते वक्त हमने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि जिस लड़की को हम एक साधारण सी लड़की समझकर उसके पीछे पीछे जिस तरफ हमें वो लेकर जा रही है, उस तरफ जा रहे हैं, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि जब हमारे सामने उसकी सच्चाई आएगी तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। हालांकि उस वक्त तक बंशी को तो सच्चाई का पता भी नहीं चला था, और ना ही मैं ये चाहता था कि उसको इस सच्चाई का पता चले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि बंशी काफी ज्यादा डरपोक था, और जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको अगर बंशी देख लेता तो मेरे लिए उससे भी ज्यादा मुसीबत ये हो जाती कि उसको वहां से निकाल कर ले जा पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसीलिए उस वक्त मैं मेरे दिमाग में यही सोचता हूं कि बंशी को इस बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने उस वक्त ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया था और डर के मारे मेरे शरीर से पसीना ही निकलने लगा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही मैंने उस लड़की के पैरों की तरफ देखा, तो अचानक से उसके पैरों की तरफ देखने पर मुझे अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब चलते चलते बार बार मैं उसके पैरों की तरफ देखता ही रहता हूं, तो कुछ देर तक गौर से उसके पैरों की तरफ देखने के बाद मुझे अंधेरे में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उसके पैर बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, यानी कि उसकी एड़ियां तो आगे की तरफ थी और उसके जो पंजे थे वो पीछे की तरफ थे। जैसे ही मैंने ये चीज नोटिस की तो एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ वहम हो रहा है, लेकिन जब मैंने 2-3 बार चलते हुए ध्यान से देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो मेरे मन का वहम नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि उस वक्त उन मुड़े हुए पैरों के साथ साथ ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया था जो कि शायद ही किसी साधारण इंसान के पैरों के ऊपर होता है। दरअसल जब मैंने उसके मुड़े हुए पैरों को देखा तो मुझे ये समझ आ गया था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि ये जरूर कोई चुड़ैल है, क्योंकि मैंने बचपन में अपने दादा दादी से जो कहानियां सुनी थी और आज तक जो मैं सुनता आया था, उसके हिसाब से जो चुड़ैल होती हैं उनके मुड़े हुए पैर होते हैं और वो अपने हर रूप को छुपा सकती हैं, लेकिन वो अपने पीछे की तरफ मुड़े हुए पैरों को नहीं छुपा सकती। पर जिस वक्त वो लड़की हम लोगों को उस सड़क पर मिली थी, उस वक्त उसने अपने चेहरे को इतना ज्यादा सुंदर बना रखा था कि उसके चेहरे के अलावा उसके शरीर के किसी और अंग की तरफ देखने का मन ही नहीं कर रहा था। पैरों की तरफ देखना तो बहुत दूर की बात थी, बल्कि मेरी नजर तो उसके चेहरे से लेकर जब मैं उससे बात कर रहा था तो सिर्फ उसकी कमर तक जाकर ही अटक जाती थी। जब तक भी मैंने उससे बात की थी तब तक मैं सिर्फ उसकी कमर से लेकर उसके चेहरे को ही देख रहा था, और शायद अपनी इसी सच्चाई को छुपाने के लिए उसने अपने आप को मेरे सामने इतना ज्यादा सुंदर दिखाया था। शायद वो ये जानती थी कि अगर वो मेरे सामने किसी बिल्कुल साधारण सी नॉर्मल औरत की तरह आएगी तो कहीं ना कहीं मेरी नजर उसके पैरों की तरफ भी जा सकती है। इसी वजह से उसने अपने आप को इतना ज्यादा सुंदर बना लिया था कि कोई भी उसको देखे
तो वो उसके चेहरे को देखता ही रह जाए। लेकिन अब रात के वक्त जैसे जैसे मैं उसके पीछे चलता जा रहा था, वैसे वैसे ही मुझे अपने चारों तरफ बढ़ता हुआ खतरा महसूस हो रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। लेकिन अगर उस वक्त मैं अकेला होता तो मैं किसी तरीके से तिगड़म लगाकर भी वहां से बाहर निकल जाता। पर वहां पर सिर्फ तिगड़म से काम नहीं निकलने वाला था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरा खलासी बंशी भी था, जो कि दिमाग से थोड़ा मंदबुद्धि था। अगर उसको इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता तो वो सच में ही वहां पर मेरे लिए एक मुसीबत बन जाता। इसलिए जब मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं तो कुछ देर सोचने के बाद मुझे ये भी याद आता है कि इस वक्त सिर्फ हमारे लिए मुसीबत सिर्फ ये आगे चल रही चुड़ैल ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे पीछे जो इसका भाई है, यानी कि वो जो लड़का है, उसकी असलियत के बारे में भी मुझे अब तक नहीं पता था। लेकिन मैंने ये महसूस कर लिया था कि अगर ये लड़की एक चुड़ैल है तो जो लड़का पीछे चल रहा है वो भी सच में इसकी तरह ही कोई बहरूपियां ही हैं, और ये दोनों ही कोई भटकती हुई आत्मा है जो आज हम दोनों को अपना शिकार बनाने के लिए यहाँ पर हमारे सामने इस रूप में मौजूद हैं। लेकिन फिर काफी देर सोचने के बाद भी जब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है तो उस वक्त सिर्फ मैं इतना सोचता हूं कि अब अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं आज सच में ही यहाँ पर इस चुड़ैल के हाथों मारा जाऊंगा। इसीलिए मैं चलते चलते उन दोनों को यह दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, और अब तक मेरे सामने उनकी कोई भी सच्चाई नहीं आई है। जिस वक्त हम उस पगडंडी पर चलते जा रहे थे, उस वक्त मैं चलते चलते ही अपने पीछे चल रहे बंशी से कहता हूं कि अरे यार बंशी, आज मौसम बड़ा ही बेईमान हो रहा है। तुझे याद है जब हम बचपन में ऐसे मौसम में खेला करते थे तो हमारी दादी बरसात में घर के आंगन में बैठकर हमें बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। अब उस वक्त मैं बंशी से ये ऐसी अजीब अजीब बातें इसलिए कर रहा था ताकि एक पल के लिए वो हमारे आगे जो लड़की और पीछे जो लड़का चल रहा था, जो कि वास्तव में कोई साधारण इंसान तो थे नहीं, पर उनको ये एहसास हो जाए कि हम अभी भी अपनी ही मस्ती में मस्त हैं और हमारे को अब तक उनकी सच्चाई के बारे में कुछ भी एहसास नहीं हुआ है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा था कि ऐसा करने से एक तो मेरा थोड़ा डर कम हो रहा था, और दूसरा ये बात बोलते बोलते मेरे दिमाग के एक हिस्से में उस मुसीबत से बचकर निकलने के बारे में विचार चल रहे थे। तभी मैं बंशी से इस तरह की बातें करते करते ही उससे कहता हूं कि यार बंशी, चल थोड़ा साइड में चलकर टॉयलेट करके आते हैं। मुझे तो काफी भयंकर टॉयलेट लग रही है। ऊपर से इतने ठंडे मौसम में मेरे से तो टॉयलेट को रोका भी नहीं जाता। अब मेरे इतना कहते ही इत्तेफाक से उस वक्त बंशी भी ये बात बोल देता है कि हाँ उस्ताद, टॉयलेट तो मुझे भी लग रही है, चलो हम थोड़ा साइड में चलकर टॉयलेट करके आते हैं। मेरे से ये बात कहते ही चलते चलते बंशी आगे की तरफ चल रही उस खूबसूरत जवान दिखने वाली चुड़ैल से कहता है, जिसको उस वक्त तक वो एक साधारण लड़की ही समझ रहा था, कि बहन जी आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए, हम अभी साइड में जाकर टॉयलेट करके आते हैं। लेकिन जैसे ही बंशी ने ये बात बोली तो वो लड़की उसी मर्द वाली सी आवाज में थोड़ा जोर से बोलती है कि इस वक्त यहाँ पर तुम टॉयलेट नहीं कर सकते, तुम्हें चुपचाप मेरे साथ ही चलते रहना होगा। अब जब उसने ये बात बोली तो मैं थोड़ा सा डर के मारे हकलाते हुए उससे कहता हूं कि क्यों नहीं कर सकते। तो वो लड़की मेरी तरफ बिना देखे ही आगे चलते चलते मेरे से कहती है कि इस जगह पर गांव का कोई भी शख्स ना ही तो टॉयलेट करता है और ना ही कोई गंदगी फैलाता है, क्योंकि ये जगह गांव में काफी ज्यादा अलग मानी जाती है। इसीलिए आप लोग थोड़ा आगे चलने के बाद ही टॉयलेट कर लेना। जैसे ही उसने ये बात बोली तो मैं समझ गया कि ये चुड़ैल किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि हम इससे दूर जाएं, या फिर जिस भी जगह पर ये हम दोनों को लेकर जाना चाहती हैं उस जगह पर पहुंचने में इसको कोई भी दिक्कत हो। लेकिन अब तो मैं ये पक्का समझ गया था कि अगर एक बार ये अपने मकसद में कामयाब हो गई और हम इसके पीछे पीछे और भी ज्यादा आगे तक चले गए तो फिर हमारा बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं उस वक्त बिना कुछ बोले ही बंशी का हाथ पकड़कर उस पगडंडी से नीचे की तरफ जो हल्का सा ढलान था उस तरफ जाने लगता हूं और धीरे से बंशी के कान में कहता हूं कि बंशी, मुझे काफी तेज टॉयलेट लग रही है, तो थोड़ा आगे मेरे साथ चल। अब जैसे जैसे हम दोनों उधर जाने लगे तो वो चुड़ैल उस पगडंडी पर रुककर हमारी तरफ देखते हुए कहती हैं कि अरे वहां अंधेरे में कहां जा रहे हो। जैसे ही उसने ये बात बोली तो मैं समझ गया था कि अब अगर मैंने इसकी तरफ पीछे पलट कर देखा
तो ये मुझे यहीं खत्म कर देगी। क्योंकि मैंने अपनी दादी से बचपन में कई बार कहानियों में ऐसा सुना था कि अगर कभी कोई चुड़ैल किसी इंसान के पीछे भी पड़ जाए तो उस इंसान का वो तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक वो उसकी सच्चाई पता लगने के बाद उसकी तरफ पलट कर नहीं देख लेता। लेकिन उस वक्त मेरे सामने तो उसकी सच्चाई आ चुकी थी। इसी वजह से अब मैं उसकी तरफ पलट कर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि ये एक सम्मोहन की शक्ति होती है जो चुड़ैलों के पास होती है। जैसे ही सच्चाई पता लगने के बाद दोबारा से किसी इंसान की चुड़ैल से नजरें मिलती हैं तो उस चुड़ैल को उस इंसान की आंखों में देखकर यह पता लग जाता है कि इसको मेरे असली रूप के बारे में पता चल चुका है, और इसी वजह से वो उसकी तरफ देखते ही फिर सच में उसके सामने अपने उस डरावने रूप में आ जाती हैं जो उनका वास्तविक रूप होता है। और कोई कमजोर दिल वाला इंसान तो सिर्फ उसके उस डरावने रूप को देखकर ही वहीं पर दिल दहल जाने से मर जाता है, और अगर फिर भी कोई बच जाए तो फिर उसको वो अपने हाथों से मार डालती है। इसी वजह से मैं किसी भी हाल में उसकी तरफ पलटकर नहीं देखना चाहता। लेकिन तभी चलते चलते ही बंशी मुझसे कहता है कि उस्ताद वो कुछ बोल रही हैं, उसकी बात तो सुन लो। लेकिन तभी मैं बंशी का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे थोड़ा अपने पास लेकर आता हूं और चलते हुए उससे कहता हूं कि बंशी, अब जितना मैं कह रहा हूं उतना कर, तू पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहता है कि क्यों उस्ताद, पीछे ऐसा क्या है? आप मुझे पीछे देखने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अब जिस वक्त उसने ये लाइन बोली तो उसने ये लाइन इतनी जोर से बोली कि उसकी वो आवाज उस चुड़ैल के कानों तक पहुंच गई थी। इसी वजह से जैसे ही बंशी ने ये बात बोली तो वो चुड़ैल पीछे से बोलती हैं कि तुझे क्या लगता है, तू पीछे पलटकर नहीं देखेगा तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। अब उसके इतना बोलने के बावजूद भी मैंने ना ही तो पीछे की तरफ पलटकर देखा और ना ही उसकी इस बात का कोई जवाब दिया। लेकिन जब मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो पीछे की तरफ से फिर एक बहुत ही मीठी आवाज में बंशी का नाम लेकर उसे कोई लड़की बुलाती है। इस बार वो आवाज काफी ज्यादा बदली हुई थी। उस आवाज को सुनकर मैं समझ गया था कि उसने अपने रूप को जिस तरीके से बदलकर एक जवान सुंदर लड़की में बनाया है, अब उसी तरीके से उसने अपनी आवाज को भी वैसा ही बना लिया है। और वो ये चाहती हैं कि उसकी आवाज से मोहित होकर हम दोनों में से कोई उसकी तरफ पीछे की ओर पलटकर देखे। लेकिन क्योंकि मैं तो उसकी सच्चाई को पहले से जान चुका था, इसी वजह से मैंने तो वो प्यारी सी और मीठी सी आवाज आने पर भी पीछे की तरफ पलटकर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वो आवाज आई तो मेरे साथ जो मेरा खलासी बंशी था वो पीछे की तरफ पलटकर देख लेता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटकर देखता है तो उसके चलते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं। पर उसके चलते हुए कदमों के रुकने के बावजूद भी मैं उसके हाथ को पकड़कर खींचता रहता हूं और उसको आगे चलने के लिए बोलता रहता हूं। लेकिन जब मैं उसको जबरदस्ती पकड़कर आगे की तरफ खींच रहा था उस वक्त उसकी गर्दन पीछे की तरफ ही अटक गई थी। यानी कि पीछे की तरफ मुड़कर जो कुछ भी उसने देखा था उसको देखने के बाद वो सामने की तरफ देखता ही नहीं है, बल्कि उसी तरफ देखता रहता है। लेकिन फिर तभी अचानक से वो मेरी तरफ देखकर मुझसे कहता है कि उस्ताद उस्ताद वो आ रही हैं, वो अपने करीबी आ रही हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि बंशी, तू उसकी तरफ ध्यान मत दे और सिर्फ आगे की तरफ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलता रहा। लेकिन मैंने ये देख लिया था कि उसके चेहरे पर पूरी तरीके से पसीना आ गया है और वो बुरी तरीके से डर चुका है। इस चीज के साथ ही मुझे उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा और विशाल शरीर वाला इंसान मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे पीछे से किसी के बहुत भारी कदमों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन मैं जान चुका था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी चुड़ैल का किया धरा है। पर उसी वक्त मुझे मेरे पीछे से किसी के अजीब तरीके से गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो गुर्राने की आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि अगर उस आवाज को सुनते ही मैं पीछे की तरफ पलटकर देख लेता तो मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटा वैसे ही मैं एक झटके में ही यहीं पर मारा जाऊंगा। उस रात मैं अपने खलासी बंशी को लेकर उस खाई नुमा ढलान में धीरे धीरे नीचे उतरता गया। लेकिन उस वक्त ना ही तो बंशी को यह पता था कि हम लोग किस तरफ चलते जा रहे हैं और ना ही मुझे इस बात का पता था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन चलते चलते ही हमें फिर नीचे की तरफ एक मैदान नुमा इलाका दिखाई देता है और वहीं पर कुछ हल्की फुल्की रोशनी भी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखकर हमें यह अंदाजा हो गया था कि सामने की तरफ कोई छोटा मोटा गांव है
उस चीज को देखने के बाद हम और भी तेज तेज कदमों के साथ उस तरफ जाने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे हम उस गांव के करीब पहुंचने लगे थे, वैसे वैसे ही पीछे की तरफ से अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी। लेकिन मैंने बंशी को बोल दिया था कि अगर अब हम दोनों में से कोई भी एक बार भी पीछे की तरफ पलट कर देखेगा तो वो यही कि यही मारा जाएगा। इसके साथ ही मैंने मेरे मन में भी ये बात सोच ली थी कि अगर बंशी ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो इसका यही मरना तय है। लेकिन अगर इसको कुछ हुआ तो भी मैं पीछे की तरफ पलट कर नहीं देखूंगा, बल्कि आगे की तरफ ही चलता रहूंगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उस गांव के करीब पहुंचे तो उस गांव की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही किसी ने हमारे गले को पीछे से पकड़कर हमें रोकने की कोशिश की थी। यानी कि हमें हमारे गले पर एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ था। पर फिर भी हम दोनों चलते रहे और उस गांव में घुसते ही हम लोगों को वहां पर जो गांव का मंदिर था वो दिखाई देता है। उस मंदिर के सामने पहुंचते ही वो जो कुछ भी था वो होना बंद हो जाता है। लेकिन फिर उस मंदिर को देखते ही बंशी मुझसे कहता है कि अरे ये तो मेरी मौसी वाला ही गांव है, और यहां से जो चौथे नंबर का मकान है वही तो मेरी मौसी का घर है। उसके ऐसा कहते ही हम दोनों दौड़ते हुए उस मंदिर से जो चौथे नंबर का मकान था उसके दरवाजे पर जाते हैं। जैसे ही हम उस चौथे नंबर वाले मकान के दरवाजे पर गए तो उसका दरवाजा खुला हुआ ही पड़ा था, क्योंकि उस टाइम तक रात के सिर्फ 9 से 9:30 बजे का वक्त ही हुआ था। उस टाइम तक उस घर के जो भी लोग थे वो सोने की तैयारी ही कर रहे थे। लेकिन फिर बंशी को देखते ही उस घर की एक अधेड़ उम्र की औरत काफी खुश होते हुए दरवाजे की तरफ आती है और उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाती है। कुछ ही देर बाद मुझे पता चलता है कि वो अधेड़ उम्र की औरत और कोई नहीं बल्कि बंशी की मौसी ही थी। लेकिन उस रात वहां जाने के बाद हम लोगों ने जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था, जब वो सब कुछ उनको बताया तो वो मौसी हम लोगों से कहती हैं कि आज तुम्हारी समझदारी की वजह से ही तुम लोग जिंदा बचकर यहां तक आए हो, वरना आज तक जो कोई भी उस चुड़ैल की जवानी की चमक के अंदर खोया है वो कभी भी वापस जिंदा लौटकर इस गांव में नहीं आया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले शिवम पांडे प्रयागराज से, रामेंद्र गुर्जर हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अहमद नहीज हैं मालदीव से, मिशाल हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अश्वनी कुमार हैं जोधपुर से, मकबूल हैं कोलकाता से, रवि हैं दिल्ली से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, राजेंद्र और सुरेंद्र हैं उड़ीसा से, पप्पू हैं मीरूट से, अरमान हैं वेस्ट बंगाल से, ललन हैं बिहार से, मंजुलता हैं उड़ीसा से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, मोहम्मद सहराज हैं लाहौर पाकिस्तान से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, वसीम अंसारी हैं महाराष्ट्र से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं यूके से, सनी राजपूत हैं सोलन से, विकास बासुमत्री हैं असम से, खेम कुमार हैं काट बजरा से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, अकरम शेख हैं उत्तर प्रदेश से, जिलेदार हैं जौनपुर से, फोसेल हैं बांग्लादेश से, राधेश्याम राव हैं गुजरात से, नीतीश कुमार हैं बिहार से, अभिषेक हैं बिहार से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, सिपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, मोहम्मद हैंदर हैं मधुबनी बिहार से, माजीद हैं भोपाल से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, कृष्णा घरती हैं मलेशिया से, अजय कुमार हैं बिहार से, भूमि रावत हैं मुंबई से, सुजीत कुमार हैं गया से, अस्कर अली और जावेद खान हैं भीनमाल राजस्थान से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, रहमत अली हैं मेघालय से, प्रणय हैं दार्जिलिंग से, राजीव छेत्री हैं कुरसोंग से, असद, स्मिता, अतीक, अर्श और आयशा हैं इम्फाल मणिपुर से, राम हैं न्यूजीलैंड से, राहुल चौहान हैं सीतामंडी बिहार से, कृष्णा हैं तमिलनाडु से, विश्वजीत हैं बेंगलुरु से, सीमा तांती और आरुष तांती हैं मुंबई से, लक्की मिश्रा हैं झारखंड से, रमेश जाट हैं किशनगढ़ राजस्थान से, नगमा हैं उत्तर प्रदेश से, वीर सिंह राणा हैं गुड़गांव हरियाणा से, नरेंद्र सिंह, कीर्तिका सिंह, दिव्यांश सिंह,
और अंशिका सिंह हैं सुजानगढ़ राजस्थान से। प्रदीप हैं नेपाल से। निमित्त और गीतांशु हैं दिल्ली से। राधिका हैं झारखंड से। स्नेहा हैं नेपाल से। सोहिल हैं अलीगढ़ यूपी से। टाइगर हैं मध्य प्रदेश से। प्रवीण हैं दिल्ली से। अभिषेक सोनी हैं बिहार से। नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से। राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से। समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से। विनय राजपूत हैं दिल्ली से। दीपक चौहान हैं सूरत गुजरात से। धनंजय कोहली हैं जयपुर से। वाकिल नायक हैं भीखनेरा राजस्थान से। सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से। सुधा हैं जयपुर से। पुष्पा राणा हैं नागपुर से। अक्षय थापा हैं जम्मू से। उमेश हैं कर्नाटक बेंगलुरु से। सीमा हैं गुजरात से। देवेंद्र चौधरी हैं मध्य प्रदेश से। परिजत राय हैं असम से। पंकज कुमार हैं हावड़ा से। प्रिंस मलिक हैं मुरादाबाद से। राजकुमार बिस्ट हैं काठमांडू नेपाल से। रवि और रेखा हैं दिल्ली से। श्री कुमार हैं झारखंड से। लक्ष्मण प्रसाद हैं मध्य प्रदेश से। जैन मलिक हैं बिजनौर से। साहिल हैं यूपी से। आसिफ खान हैं अलवर से। आरती प्रजापति हैं कोटा से। विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से। अभी हैं जयपुर से। किरण हैं पाकिस्तान से। रोहित गर्ग हैं दार्जिलिंग से। हरेंद्र निषाद हैं छत्तीसगढ़ से। सीमा तांती है मुंबई से। गुरप्रीत सिंह हैं गुजरात से। दिलीप हैं उड़ीसा से। यशवंत यादव हैं सऊदी अरब से। मोनू हैं भीलवाड़ा राजस्थान से। सुरेश साकेत हैं मध्य प्रदेश से। शैलेश हैं गुजरात से। कैलाश हैं मणिपुर से। हजवसा बासुमत्री हैं असम से। राजुला हैं उत्तर प्रदेश से। विनोद कुमार पासवान हैं उत्तर प्रदेश से। समरजीत चक्रवर्ती हैं कोलकाता से। रंजीत हैं बिहार से। प्रेम सरकार हैं नेपाल से। जयेश हैं महाराष्ट्र से। जुलू हैं ओडिशा से। विनय हैं दिल्ली से। मन्नत बाजवा हैं कनाडा से। सागर यादव हैं नरसिंहपुरा से। विक्टर सिंह हैं हिमाचल प्रदेश से। अरविंद सहाना गोस्वामी हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अबिद शाह और लाइबा हैं फैसलाबाद से। विपिन कुमार हैं दिल्ली से। उमेश हैं नेपाल से। राहुल सिंह हैं रांची से। अभीधर हैं असम से। सलीम मिल्हा हैं लंदन इंग्लैंड से। सूरज प्रताप हैं मुरैना से। फतीमा अलशेख हैं सऊदी अरब से। केडी ठाकुर हैं गुजरात से। नीलेश कुशवाहा हैं गुजरात से। सतेंद्र कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से। पूरण लिंबू हैं सिक्किम से। विशाल कुमार हैं महोली से। पूजा पांचाल हैं दिल्ली से। यशवंत यादव हैं छोटे राय हैं बिहार से। अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से। अस्मित चौधरी हैं नेपाल से। पीयूष सुधार हैं सांचौर राजस्थान से। नवीद राजपूत हैं दिल्ली से। नासिर टोवा हैं आजमगढ़ यूपी से। लक्ष्मण हैं तेलंगाना से। रेयान हैं उत्तम नगर दिल्ली से। ऋतु थापा हैं मीरूट से। पूर्ण चंद बालोतरा हैं राजस्थान से। राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से। देवेंद्र सिंह हैं अनूपगढ़ राजस्थान से। रोहित यादव हैं उत्तर प्रदेश से। नितेश दत्त हैं कनाडा से। रोहित जायसवाल हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अपर्णा कामले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से। वंदना सिंह नागपुर से। दृष्टि हैं बरेली से। प्रशांत माटे हैं नागपुर महाराष्ट्र से। जिग्नेश राठौर हैं अहमदाबाद से। अनु गायकवाड़ हैं अंधेरी मुंबई से। महराज हैं रावलपुरा श्रीनगर कश्मीर से। श्याम चौधरी हैं बिहार से। अंकित मिश्रा हैं बदायूं से। जीत हैं कोलकाता से। चंदन कुमार हैं पटना से। रविंद्र हैं हरियाणा से। धनाजी गायकवाड़ हैं नवी मुंबई से। सूरज हैं नागपुर से। केस रजा हैं भरतवाला से। शशि हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। तापस हैं अंडमान निकोबार से। साबिर खान हैं असम से। दीप छेत्री हैं कोलकाता से। नेहा दास हैं दिल्ली से। चेष्टा हैं जयपुर से। अनुज कुमार हैं कौशाम्बी से। लक्की मिश्रा हैं झारखंड से। मोहम्मद सहारे हैं दिल्ली से। हेमा हैं झारखंड से। चंद्रसेन साहू हैं तुगालकाबाद दिल्ली से। रामनिवास हैं मुंबई से। शैलेश हैं गुजरात से। जितिन हैं उत्तराखंड से। आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से। शुभेंदु सिन्हा हैं असम से। नोमान खान और राणा नविद हैं कराची पाकिस्तान से। शैलेश कुलदीप और अविनाश हैं गुजरात से। खुशी हैं जर्मनी से। चंदन बालके हैं इंदौर से। पूजा गुरु जानी हैं अजमेर राजस्थान से। गणेश कुमार हैं चेन्नई से। दिलीप हैं उड़ीसा से। इसके जिंदल हैं लुधियाना पंजाब से। परवेज अंसारी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। योगेश राजपूत हैं गुजरात से। मंसूरा हैं यूके से। रेशमा हैं पुणे से। संतोष गोरखा हैं नेपाल से।
प्रताप गोस्वामी हैं जोधपुर राजस्थान से, परवेज अंसारी हैं कानपुर से, कल्पित हैं जबलपुर से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, वशीम अकरम हैं बिहार से, राम गोपाल कुशवाहा हैं धौलपुर राजस्थान से, करण सूर्यवंशी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अवनीत हैं जालंधर पंजाब से, जीतू हैं त्रिपुरा से, वीरेंद्र सोनी हैं हरियाणा से, विवेक शर्मा हैं बरेली से, नरेश हैं बेंगलोर से, शब्बू राजपूत हैं गाजियाबाद मिर्जापुर से, राजेश कुमार हैं फतेहाबाद हरियाणा से, राजेश भरद्वाज हैं लुधियाना पंजाब से, रोबिन भाई हैं शिमला से, यशपाल हैं नागपुर से, महेश हैं बनारस से, भास्कर हैं दुबई से, रमेश बर हैं असम से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, राजकुमार खड़िया हैं भोनाखेरी से, रज्जा हैं कोलकाता से, नरेंद्र मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, आशिफ शाह हैं कश्मीर से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, रिया हैं नेपाल से, राजीव छेत्री हैं दार्जिलिंग से, विशाल हैं मुंबई से, विक्रमजीत हैं कनाडा से, केस रजा हैं गुजरात से, शिवा हैं रामपुर से, शिवेश कामंत हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, यूएस तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, चेतन हितेश और पिंकल हैं गुजरात से, मयंक राज हैं कौशाम्बी से, शनिदेव हैं उत्तर प्रदेश से, रेशमा हैं पुणे से, सलमान हैं आगरा से, कीर्ति जाला हैं गुजरात से, कौशल रावत और सुमोती दास हैं ओडिशा से, विमल हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, अभिजीत सिंह सैनी हैं ऋषिकेश उत्तराखंड से, रॉकी और जेस्मिन हैं दुबई से, अनिल हैं उड़ीसा से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, शैलेश हैं गुजरात से, जितेंद्र सिंह जेरी, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, राजेश राजपूत हैं जॉर्डन से, मुकेश खान हैं दिल्ली से, विक्रम हैं गुजरात से, धनजीत बोरो हैं असम से, ज्योतिष पासवान हैं गुवाहाटी असम से, शिव शुभांगी और महेश अहमदनगर महाराष्ट्र से, उमेश कुमार हैं यूएई से, राज मौर्या हैं मुंबई से, हाकम सिंह हैं इटली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, शुभांगी गटकल शिवांग गटकल और महेश गटकल हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से, अयूब हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से और सबसे लास्ट में राहुल बिट्टू हैं कोटा राजस्थान से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।